प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में विधि का शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। विधि का शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका आशय के बारे में जानेंगे। अरस्तु के समय से लेकर के आज तक राज्यों और सरकारों में अनेक रूपों का वर्गीकरण किया जाता रहा है, लेकिन आज यथार्थ दृष्टिकोण के आधार पर राज्य व्यवस्था का अध्ययन करने वाले व्यक्ति इस बात पर बल देते हैं कि मूल रूप में तो राज्य और सरकार के केवल दो ही रूप होते हैं। पहला जो रूप है वो व्यक्ति के शासन वाले राज्य और दूसरा विधि के शासन वाले राज्य। एक राज्य में व्यक्ति का नहीं वरना विधि का शासन हो, शासक और शासित दोनों ही विधि के अधीन हो, इस प्रकार से माना गया है। और साथ में ही शासक वर्ग को मनमाना आचरण करने की स्थिति प्राप्त न हो, और साथ में विधि के शासन का मूल जो तत्व है वो यही है कि मनमाना शासक मनमाना आचरण नहीं करे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य अलेक्जेंडर हैमिल्टन के सम्मेलन ने एक प्रारंभ भाषण में कहा था कि यदि हम देवता होते तो शासन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि हम शासन करने वाले देवता होते तो शासक वर्ग को भी समस्त शक्तियाँ सौंप करके निश्चित हो जाते और शासक वर्ग का कोई नियंत्रण लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समस्या यह है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते गलती करना मानव का स्वभाव रहा है, और हम शासन करने वाले भी मनुष्य ही हैं। यदि ऐसी स्थिति में पहले तो शासक वर्ग को शक्तियाँ सौंपनी थी, जिसमें उसने ये मनुष्यों की भीड़ और एक व्यवस्थित समाज का रूप दिया जा सके। इसके बाद इस शासक वर्ग की शक्तियों को नियंत्रण लाने होते हैं। इसके साथ ही जिससे उसके द्वारा शासन की शक्तियों का दुरुपयोग न हो, और विधि के शासन का वैचारिक आधार भी यही रूप से माना गया है। अगर हम बात करें प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन और यूनानी राजनीतिक चिंतन की, तो आज के युग में अधिकांश विचारकों और दार्शनिकों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति के शासन की तुलना विधि का शासन ही श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ स्थिति में है। राज्य के स्थायित्व व्यवस्था और लोक कल्याणकारी विधि के शासन का एक अनिवार्य आवश्यकता भी है। विधि के शासन के बिना सभ्य और सुसंस्कृत जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विधि का शासन भारत के साथ में अगर हम बात करें तो विधि के शासन के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य परंपरा क्या रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सत्ता का स्वाभाविक निरंकुशता की दिशा में आगे बढ़ना होता है। अतः राजनीतिक चिंतन का लक्ष्य सत्ता को इस दिशा में आगे बढ़ना नहीं है, वरन सत्ता पर अंकुश लगाना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन वस्तुतः भारतीय राजनीतिक चिंतन में श्रेष्ठ विधि के शासन का ही प्रतिपादन करता है। अब हम बात करते हैं विधि का शासन जो प्राचीन राजनीतिक विचारकों के अनुसार क्या है। इसमें हम बात करेंगे आचार्य भारद्वाज, विशालक्ष्य, पाराशर, नारद, भीष्म, मनु, कौटिल्य और शुक्र आदि ने प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतनों में सबसे प्रमुख स्थान इन लोगों का आता है, इन विचारकों का आता है। और इनकी जो रचना काल है आज से हजारों वर्ष पूर्व की थी, हजारों और यूँ कहें कि हम सैकड़ों वर्षों से इस अंतराल के कारण इन परिस्थितियों में राजनीतिक सत्ता का वैसा सुस्पष्ट और सुनिर्धारित संवैधानिक नियंत्रणों की बात नहीं सोची जा सकती थी, जैसे नियंत्रण जो आज राजनीतिक सत्ता का आवश्यक समझा जाता था। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मूल विचार भावना सदैव ये रही है कि राजा को मर्यादित सत्ता ही प्राप्त होनी चाहिए। मनु के अनुसार अगर हम बात करें, राजा प्रमुख रूप से दायित्व प्रजा की रक्षा और राज्य के उद्देश्य लोक कल्याणकारी हैं, और लोक कल्याणकारी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह मंत्रियों के परामर्श से शासन कार्य संचालित करें, और इसके द्वारा राजा को दायित्व है कि वह लोक परंपराओं को मान्यता दें, और इसके साथ पूरी दायित्व है कि प्रजा की रक्षा और लोक कल्याणकारी है। मनु स्मृति में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि
राजा जन इच्छाओं और जन समर्थन और जन सहमति का विरोध नहीं कर सकता है। और इसी के संबंध में कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा स्वामी को सर्वोच्च स्थिति दी गई है, बैठाई गई है। और लेकिन कौटिल्य ने राजा के आदेश को न माने तो कानून का एकमात्र स्रोत है और न ही वह सर्वप्रमुख स्रोत है। कौटिल्य ये मानता है कि कानून के स्रोत धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजा के आदर्श हैं। इस प्रकार राजा का आदेश कानून का सबसे निम्नतम स्रोत होता है। राजा स्थापित धर्म प्रचालित परंपराओं में शिष्टाचार के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे मनु और कौटिल्य प्राचीन भारत के सबसे प्रमुख रूप से राजनीतिक चिंतन की विधि शासन का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ये उचित माना है कि न केवल भारतीय राजनीतिक विचारक वरन चीन का प्रसिद्ध विचारक कन्फ्यूशियस भी अत्याचारी शासन का प्रबल विरोध करते थे। शासक पर नियंत्रण रखने और उसे अनुशासन में बनाए रखने की आवश्यकता अनुभव करता है। वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन परंपरागत मूल्यों और नैतिक आदर्शों के गहरे रूप में प्रतिबद्ध होना चाहिए, लोक कल्याणकारी के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसके साथ ही विधि का शासन की हम बात करें तो विधि के शासन की बात करने से पहले हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे। राजनीतिक चिंतन यूनान से प्रारंभ होता है और इस बात से समस्त राजनीतिक चिंतन के प्रसंग में न तो लेकिन पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रसंग का विषय आवश्यक सत्य है। और इसमें सुकरात विधि के शासन को राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च धारणा मानता है। वो इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि शासक और शासित दोनों ही विधि के शासन का आवश्यक पालन किया जाना चाहिए। और यदि कभी अंतःकरण के आदेश पर कानून के अवमानना करना आवश्यक हो जाता है तो उसे संबंधित व्यक्ति के लिए विधि की अवमानना के लिए निर्धारित दंड से बचने का कोई चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। सुकरात को विधि के शासन का सिद्धांत इतना अधिक लोकप्रिय था कि विधि के शासन की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों को भी बलिदान दिया। सुकरात के दो प्रकार की सरकारें स्वीकार की हैं। पहली एक तो कानून और सहमति पर आधारित, और दूसरी ऐसी सरकार जिसे कानून और जनसंपत्ति का आधार पर नहीं है। तो उसे दो प्रकार की सरकारों सुकरात और कानून इन सहमति पर आधारित रह करके सरकार के समर्थन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटो की धारणा के अनुसार। प्लेटो का अमर जो ग्रंथ है, सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है द रिपब्लिक, उसमें अपने दार्शनिक राजा की निरंकुशता का प्रतिपादन किया। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को फिलोसफर किंग को विवेक को कानून के बंधन से मुक्त रखा है। और इस प्रकार से रिपब्लिक में प्रतिपादन आदर्श राज्य में विधि के शासन के दर्शन नहीं होते हैं। युवावस्था की रचना रिपब्लिक में प्लेटो आदर्शवादी है, लेकिन प्रौढ़ावस्था की रचना में स्टेट्समैन में और लाज में वह एक यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आता है। अपने ग्रंथ लाज में और दूसरा जो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो राज्य के शासन और विवेक की सर्वोच्च सत्ता के स्थान पर विधि के शासन और विधि की सर्वोच्चता की बात करता है, उस पर बल देता है। उसी प्रकार से हम बात करें अरस्तु की धारणा की तो अरस्तु पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में विधि और शासन और संविधानवाद का जनक अरस्तु को समझते हैं। विधि की सर्वोच्चता का समर्थन करते हुए अरस्तु लिखता है कि ठीक प्रकार से बनाए गए कानूनों ही अंतिम संप्रभु होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठकर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से इस प्रसंग में सैबाइन कहते हैं कि अरस्तु का आदर्श सदैव ही संवैधानिक शासन रहा है, विधि और निरंकुश राज्य नहीं है, चाहे वह दार्शनिक राजा का निरंकुश राज्य ही क्यों न हो। अरस्तु प्रारंभ से ही इस बात का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम संप्रभु कानून ही होनी चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से एक्विनास की धारणा है। मध्ययुगीन विचारकों में संत थॉमस एक्विनास राजतंत्र की शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मानता है, लेकिन उसने राजपद को वंशानुगत रखने के बजाय
वो निर्वाचित कर देने की परंपरा का अनुमोदन करता है, उसका पक्ष लेता है। थॉमस का ये कहना है कि निर्वाचन के पश्चात राजा द्वारा शपथ द्वारा बंधन लगाया जाना चाहिए। वह शासन का कार्य संविधान के अनुसार करे। एक्विनास ने कानून के 4 प्रकार बताए, जिसमें पहला है शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून, राजा के आदेश, और चौथा देवी कानून। कानून के संबंध में समझदारणाओं के प्रसंग में उसका मूल विचार यह है कि मानवीय कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक कानून के अनुकूल होने चाहिए। इस प्रकार से एक्विनास शासन को मनमाने करने की छूट नहीं देता है, वह सत्ता पर कुछ बंधन लगाता है। और हम बात करें आधुनिक युग में, तो विवेक के शासन को सामान्य कानून से प्राप्त है। फांसीवादी, नाजीवादी, सैनिक तंत्र और सर्वाधिकारवादी और अधिनायकवाद के अन्य इस रूप में प्रसंग में आवश्यक हैं, अपवाद हैं, लेकिन इस बात का पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि ये विचारधारा न केवल राष्ट्रीय हित में है, न ही अंतर्राष्ट्रीय हित में। वस्तुतः विधि का शासन ही एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसमें सभ्य और सुसंस्कृत जीवन के अनुकूल कहा जा सकता है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो समझदारणाएं हैं हमें इस दिशा और आगे बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही हम बात करें विधि के शासन की विशेषताओं की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 विशेषताएं हैं। विधि की सर्वोच्चता, शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान विधि को प्राप्त है। विधि शासन तथा सरकारी अधिकारी को नहीं है। इसका तात्पर्य ये होता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए अपने कार्य करना होता है। प्रशासन के सभी कार्यों में आवश्यक है कि वो विधि के शासन के लिए कानून द्वारा अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके संबंध में हैगन और पैवेल इस बात का पक्ष लेते हैं कि वे लोग जो सरकार बनाते हैं वे लोग मनमाने नहीं कर सकते, जिनका अपनी शक्ति संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही प्रयोग में लाई जाती है। इसके साथ ही दूसरी विशेषता है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार का न्यायालय होना चाहिए। डायसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे क्यों न प्राप्त हो, विधि की दृष्टि से समान है और उनके लिए एक प्रकार का कानून न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन सामान्य न्यायालयों के अन्य न्याय क्षेत्र के अंतर्गत हैं। विधि के शासन की इस मान्यता के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं हैं। उन्हें अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए इन कार्यों के लिए अभियोग के साथ में चलाया जा सकता है। उन्हें अपने पद से रहते हुए ब्रिटेन में इस कानून की समानता पर बल देते हुए डायसी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए एक सिपाही या कर वसूली करने वाला प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है कि प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत नहीं हो उतना ही जितना कि वो साधारण नागरिकों का है। तीसरी विशेषता है विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षक है। डायसी के अनुसार विधि के शासन के 3 तात्पर्य हैं। तात्पर्य यह है कि विधि वहाँ की विधि के साथ में है सामान्य सिद्धांत, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता के रक्षक हैं। न्यायालय स्वतंत्रता और अधिकारों के संरक्षण हैं। वहाँ व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नहीं है कि भारतीय या अमेरिका की बातें उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, वरना इनके लिए न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते रहे हैं। विधियाँ नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की किस प्रकार से रक्षक हैं, इसे स्पष्ट रूप से डायसी लिखते हैं कि केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य न्यायिक विधि द्वारा ये निर्णय दिया गया हो कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो, किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता है और न ही उसे विधि विहित रूप से किसी प्रकार की शारीरिक और आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। इस अर्थ में विधि का शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति को व्यापक है।
स्वेच्छापूर्ण और विवेक संगत प्रयोग का पर आधारित हों। अब हम बात करेंगे विधि के शासन की सीमाएं। विधि के शासन की सीमाएं क्या क्या हैं, किस प्रकार से बताई जा सकती हैं। विधि के शासन का उदय ब्रिटेन में आज से लगभग 3 सदी पूर्व हुआ था। आज भी ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्थाओं में जुड़े हुए लेखक इस बात का दावा करते हैं और बताते हैं कि ब्रिटेन का विधि का शासन है, लेकिन इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांतों की व्यवहार में भारी अंतर है। सिद्धांत कुछ हैं, व्यवहार कुछ हैं, और विधि के शासन की ये बात लागू होती है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है, बराबर है। राजा से लेकर के निर्धनतम व्यक्ति भी इस विधि से नियंत्रित हैं और सभी प्रकार के एक ही कानून और एक ही प्रकार का न्यायालय है, किंतु आचरण के दृष्टिकोण से सभी बातें निर्मूल हैं। कई बातें ऐसी हैं जो विधि के शासन के मेल नहीं खाती है, जिसके आधार पर हम डायसी इस विचार का सहमत नहीं है। इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है। विधि के शासन में कुछ अपवाद हैं, जिन अपवादों को हम बात करें। अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन में ये भी एक बात सामने आई है कि अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति है। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायसी बताते हैं कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों की शक्ति की व्यापक और स्वेच्छाचारी और विवेकपूर्ण का अधिकार प्राप्त हो। डायसी इस बात के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग का कोई विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकसेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य समान व्यक्तियों और समान लोक सेवा अधिकारियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा विशेष स्थिति प्राप्त है। ब्रिटेन में 1892 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंदर ही होनी चाहिए, अन्यथा वह काल निरोहित हो जाता है, यानी टाइम बैरियर है। इसके साथ साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन की बात आती है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ लगभग 60 से 70 वर्षों में राज्य के कार्यों और परिणामों के कानून का निर्माण एक बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापक के द्वारा अपने निर्माण कानून की शक्ति एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसके द्वारा व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित करते हैं, क्योंकि डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का अर्थ यह है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून पर अधिकृत हो, किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की उस उक्त व्यवस्था से के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही कार्य करता है। प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के कानून का एक पक्ष यह भी है कि सामान्य शक्ति और राजकीय पदाधिकारियों दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हों, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। पिछले लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटेन संसद के राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, कानून, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम और सड़क यातायात अधिनियम के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है, और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों पर विशेष रूप से दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर किए जाते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सम्राट अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करने में वो स्वतंत्र है। इसके साथ साथ ही विधि की अगली बात करेंगे तो विधि के शासन विदेशी शासकों और राजदूतों पर लागू नहीं होता है। देश के कानून का उल्लंघन किए जाने पर भी उन पर किसी प्रकार के न्यायालय में महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है, और न ही किसी विदेशी जहाज़ के विरुद्ध कानून कार्रवाई की जा सकती है। गृह मंत्री को यह स्वीकार है कि किसी भी विदेशी नागरिकों को ब्रिटिश प्रजा होने के प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है, या अवांछित विदेशी
विदेशी को देश के बाहर निकाल सकता है। इसके साथ साथ ही हम बात करें सैनिक दल के सदस्यों की, सैनिक विधियां पर नियंत्रण होती हैं और इनका प्रयोग अभियोग सैनिक न्यायालयों में ही निहित होता है। चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मपूर्वक न्यायालयों के हैं। सभी तथ्य सामान्य कानून और न्याय सामान्य न्यायालयों के अधीन भी सीमित होते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि विधि के शासन का एक बाह्य रूप है और उसकी आत्मा है। विधि के शासन का बाह्य रूप यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय होने चाहिए। विधि के शासन का ये शाब्दिक अर्थ है, और क्योंकि 2 या 3 सदी से पूर्व आज की परिस्थितियाँ बहुत अधिक बदल चुकी हैं, इसलिए हम इस शाब्दिक अर्थ विधि के शासन को अपनाना संभव नहीं है। इंग्लैंड में भी आज विधि के शासन उस रूप में विद्यमान नहीं है जिस रूप में डायसी द्वारा उसका चित्रण किया गया। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में उसका उल्लंघन किया और इंग्लैंड में बहुत से अधिक सीमा तक प्रशासनिक न्यायालयों का विकास होता रहा। इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ में विधि के शासन को अपनाना संभव नहीं है, लेकिन विधि के शासन की एक भावना और एक आत्मा और एक लक्ष्य यह है। विधि के शासन की सही भावनात्मक लक्ष्य कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता, मनमाने शासन का निषेध और ऐसी व्यवस्था जिसके व्यक्ति के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता हो और ऐसी स्थितियाँ जिसमें सभी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकें। इस रूप में विधि का शासन उदारवादी चिंतन और उदारवादी लोकतंत्र का सदैव ही एक लक्ष्य रहा है और रहेगा भी। प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था भी यदि शासन के मनमाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए न्याय को सुलभ करने का कार्य करती हैं, तो वह विधि शासन के प्रतिकूल नहीं है, वरना निश्चित रूप से अनुकूल की स्थिति है। विधि के शासन की जो भावनाएं और उनका लक्ष्य है, तो उदारवाद लोकतंत्र उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहा है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।